चोरी हो या संगठित अपराध हो, उस पर किस तरह से शिकंजा कसता है ये कानून? माफ कीजिएगा, आप अपना दो सवाल दोहराएंगे? जी, सुधाकर आपसे ये जानना चाहेंगे कि छोटे अपराध हों या बड़े अपराध हों, ये जो नए कानून हैं, वो किस तरह से शिकंजा कस रहे हैं? यानी कि अगर पॉकेट चोरी भी आपने की है, तो उस पे किस तरह से न्याय मिलेगा? संगठित अपराध जिस तरह से किए जाते हैं, भले ही वो अपराध की श्रेणी छोटी हो, बड़ी हो, किस भी तरह की हो, लेकिन जो संगठित अपराध किए जाते हैं, उन पर किस तरह से शिकंजा कसते हैं ये कानून? देखिए, आज आप बहुत सारी स्थितियां हैं। आप देखें कि कोई छोटे अपराधों के लिए आप इस तरह की कहानी आपके सामने आती होंगी क्योंकि कोई 30 साल से जेल में पड़ा है क्योंकि उसको तारीख नहीं मिली या कोई वकील नहीं मिला। वो सजा से अपनी सजा जो उस अपराध में होती है उससे दोगुनी तिगुनी सजा पूरी कर चुका है। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं वो नहीं बनेंगी। अगर बहुत छोटा अपराध है तो हो सकता है उसको सिर्फ सामुदायिक सेवा करनी पड़े। हो सकता है कि जुर्माने से उसका काम चल जाए या जुर्माने के साथ बहुत छोटी सी सजा उसको मिले। उसके लिए बहुत बार अदालतों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर कोई मामला एडजॉर्न करने की मांग भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने गंभीर अपराध किए हैं तो उसमें उसी संवेदनशीलता के साथ उसी शक्ति के साथ काम हो और एक नियत तय समय में विक्टिम की एक तरह से सहूलियत के हिसाब से विक्टिम को जो न्याय मिलता हुआ दिखे, उस लिहाज से सारी कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी और गंभीर अपराधों में गंभीर सजा दिलानी होगी। तो वो उस तरह के प्रावधान इन तीनों कानूनों में किए गए। निश्चित तौर पर भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसको जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसके जरिए मदद मिलने वाली है। तो एविडेंस गैदरिंग पे बहुत ज्यादा जोर है, एविडेंस शेयरिंग पे बहुत ज्यादा जोर है। आज देखिए, हम जानते हैं गुजरात में पहले से फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी थी जब गुजरात के सीएम थे पीएम मोदी। उस दौरान उसके बाद उनके समय में ही नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की शुरुआत हुई। देश के करीब दर्जन भर राज्यों में उसके सेंटर खुल चुके हैं और अगले 1-2 सालों में जो फॉरेंसिक विशेषज्ञ हैं कम से कम हर साल 40,000 फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स पैदा होंगे। तो आज हम फॉरेंसिक जांच की बात कर रहे हैं गंभीर अपराधों में, इन विशेषज्ञों के जरिए वो संभव हो सकेगा। तो सिर्फ एक कानून ही नहीं बनाया गया है, कानून के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने की भी जो तमाम व्यवस्था है, चाहे टेक्नोलॉजी के स्तर पर हो, चाहे वो मैन पावर के स्तर पर हो, चाहे इंटर ऑपरेटिबिलिटी के स्तर पर हो, चाहे वो क्लाउड स्टोरेज के स्तर पे हो, चाहे वो डेटा के जरिए लगातार समीक्षा के स्तर पर हो, या फिर जीरो टॉलरेंस और जो बिजनेस क्राइम है उसके स्तर पर हो, एक सेंसिटिविटी उसके लिए चाहे पुलिस कर्मियों की बात हो, न्याय कर्मियों की बात हो, उसके लिए लगातार ट्रेनिंग की व्यवस्था, वो तमाम चीजें करने के बाद इसको लागू किया गया। उसकी वजह से ये जो 100% इम्प्लीमेंटेशन वो पूरा हो पा रहा है और अन्य राज्यों में हो, ये सपना भी देखा जा रहा है। सुधाकर, मॉब लिंचिंग को लेकर के किस तरह से देखते हैं आप कि मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं होती हैं उसमें आजीवन कारावास या मौत तक की सजा का प्रावधान करता है ये कानून? बिल्कुल, देखिए, हमने देखा कि बीते कुछ समय में इस तरह की घटनाएं पहले भी थी, लेकिन एक तरह से लूप होल्स था कि एक रीजन होना चाहिए किसी के मर्डर के लिए, इस तरह की बातें सामने आती थी। तो उसकी आड़ में मॉब लिंचिंग किसी तरह से परिभाषित नहीं था, उसकी आड़ में कई बार अपराधी बच जाते थे। पहले भी ये होता था और आगे भी होने वाला था। उसी में बदलाव लाने के लिए नए कानून में मॉब लिंचिंग को पूरी तरह से परिभाषित किया गया है और मॉब लिंचिंग के लिए आजीवन कारावास से लेकर माफ कीजिएगा मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है। तो एक बहुत प्रोग्रेसिव फैसला, और ये इसे कह सकते हैं विक्टिम सेंट्रिक, जो विक्टिम की फैमिली है उनको जरूर राहत मिलेगा। कोई भी इस काम को करने से पहले सैकड़ों बार सोचेगा कि अगर वो उस कार्रवाई में लिप्त होता है तो उसे के इसमें गंभीर परिणाम उसको भुगतने पड़ सकते हैं।
सुधाकर, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक माहौल हमने देखा है ये 3 नए आपराधिक कानून आने से पहले कि तारीख पे तारीख, और हम देखते थे कि कई बार इसी वजह से लोग न्यायालय की शरण में नहीं जाना चाहते थे या थाने तक एफआईआर तक नहीं करते थे, क्योंकि एक कहीं ना कहीं विश्वास का अभाव नजर आता था। लोगों को लगता था कि हम थाने जाएंगे, शायद हमें वापस भगा दिया जाएगा, हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाएगी। लेकिन इस समय में जब हम देख रहे हैं कि लोगों में किस तरह से एक विश्वास बढ़ा है, चाहे वो पुलिस थाने हो या फिर न्याय प्रक्रिया में लोगों को न्याय का सहारा लेना हो, किस तरह से एक समन्वय हम देखते हैं। बिल्कुल, जो पूरे व्यवस्था है, हम सबसे पहली बात तो विक्टिम को थाने जाना ही पड़े। इस तरह का प्रेशर जो है नहीं हो सकेगा। अगर कोई गंभीर अपराध हुआ है तो आप ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, 0 एफआईआर कर सकते हैं। आपको आपके साथ अगर मान लीजिए देश के किसी अन्य शहर में अपराध दर्ज हुआ है, आप दिल्ली में मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं तो आप दिल्ली में दर्ज कर सकते हैं। आप जाने की स्थिति में नहीं है तो आप जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बातचीत कर सकते हैं, पूछताछ में